नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे भारत की ओर से चीन को दिए गए एक सख्त संदेश की। भारत की ओर से चीन को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर जो टिप्पणियां की गई थीं और जिस तरीके से चीन का रुख था, उसे लेकर विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि चीन भारत के आंतरिक मामलों से दूर रहे और उन पर टिप्पणी करने से परहेज करे। और साथ ये भी कहा है कि अगर चीन भारत से ये उम्मीद करता है कि वो उसके अंदरूनी मसलों पर दखल न दे या उस पर अपनी राय सार्वजनिक न करे, तो उसे भी ऐसे ही कदम अपनाने चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी अभी ने साफ किया है कि जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं वो भारत का अभिन्न हिस्सा है और हमेशा रहेंगी, और जो सीमावर्ती इलाकों पर इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं वो विकास से जुड़े काम हैं, उसे करने के लिए किसी भी दूसरे देश से पूछने या फिर इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। इस पूरे मसले को समझेंगे और भारत की ओर से दिए गए इस संदेश, उसके मायने और चीन आखिर चाहता क्या है, और बार बार इस तरीके की टिप्पणियों के बाद रणनीति क्या होनी चाहिए, हमें समझाएंगे हमारे तीन बेहद खास मेहमान। हमारे साथ योगेश गुप्ता साहब हैं, फॉर्मर एम्बेसडर, सर बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ सुशांत सरीन साहब हैं, स्ट्रेटेजिक अफेयर एनालिस्ट हैं, सर आपका स्वागत है। और मेजर जनरल एस.बी. अस्थाना साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, सर बहुत बहुत स्वागत आपका। शुरुआत में योगेश सर आपसे करना चाहूँगा, चीन जिस तरीके से लद्दाख सीमा पर जो कुछ हो रहा है पिछले कुछ महीनों में, और उसके बाद जो उसके बयान हैं या फिर जिस तरीके से वो दखल देने की कोशिश करता है, उसके मद्देनज़र भारत की ओर से ये जो जवाब दिया गया, इसे आप कैसे देखते हैं और क्या बेहतर रास्ता यही है चीन को समझाने का? देखिए, मैं इससे बहुत संतुष्ट हूँ और बहुत खुश हूँ, क्योंकि पहले जो नैरेटिव था तो थोड़ा सा कुछ ऐसा लगता था कि जैसे कुछ चाइना के पक्ष में थोड़ा सा हो गया है। वो इसलिए कि चाइना के जो स्पोक्समैन वगैरह है वो बार बार अपनी बात को दोहरा रहे थे, और हमारी तरफ से जो है, जो हमारे स्पोक्समैन वगैरह है, तो थोड़ा सा जो है कम इस विषय पर उन्होंने अपना बयान दिया। लेकिन ये जो बयान आया है, इससे बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि जो चीन की नीति है वो बेसिकली दो तरफा है कि भाई एक तो जो है वो जो इंटरनेशनल नैरेटिव है, जो कि एक लार्जर लोकल कम्युनिटी के तरफ एम्ड है, उसमें ये दिखाने के लिए कि भाई ये हमारा जो भारत के साथ जो भी ये डिस्प्यूट है, ये हम आपस में सुलझा लेंगे और किसी और को इसमें दखल देने की जरूरत नहीं, कि भाई ये हमारा आपसी मसला है। जैसे अमेरिकन राष्ट्रपति ने एक बार इस तरह की बात कही थी, तो उसको वार्ड ऑफ करना चाहता है, और दूसरा दुनिया की तरफ का जो कंसर्न इस इशू पर डायरेक्ट हो रहा था उसको थोड़ा वो कम करना चाहता है। और हमारे साथ बायलेटरली जो है वो इस तरह का नैरेटिव चीन बनाना चाहता है कि जैसे उसकी सिचुएशन थोड़ा सुपीरियर हो या एडवांटेजियस हो, कि भाई ये हिस्सा जो है, जो आप कह रहे हैं, जो आपने रीऑर्गेनाइज किया है, ये तो हमारा है, ये आप कैसा कर सकते हैं, और जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं ये भी गलत है क्योंकि ये डिस्प्यूटेड हिस्सा है। ये दोनों बातें गलत है। हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो चाइना का इन्फ्लुएंस जो है वो हमारे लद्दाख क्षेत्र में कभी भी कुनलुन माउंटेन्स के बियॉन्ड 1912 से पहले कभी नहीं किया। और इस तरह की जो ये बातें कर रहा है कि भाई ये जो कुनलुन माउंटेन्स के वेस्ट में जो हिस्से हैं उनके ऊपर जो अपनी ओनरशिप एस्टैब्लिश कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है। ना इसका कोई हिस्टोरिकल बेसिस है, ना इसका कोई ज्योग्राफिकल बेसिस है, ना ये सेटल्ड पॉपुलेशन के बेसिस पर ये जस्टिफाइड है। और जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, तो चीन ने तो अपनी तरफ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पहले काफी सुधार लिया था। हम तो बहुत देर से कर रहे हैं, और उनकी तरफ का इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारे से बहुत आगे है। और पिछले जब वो डोकलाम में स्टैंड ऑफ हुआ था, उसके बाद से 13 जगह पर जो है वो चीन ने अपने जो है एयरपोर्ट, एयर स्ट्रिप्स और हेलीपोर्ट्स और ये एयर डिफेंस पोजीशंस बनाई है। और अब तो वो रेल लाने की बात कर रहा है तिब्बत तक। तो उसका कोई हक नहीं बनता कि वो हमारे ऊपर कोई एतराज करे। और हमारा तो बहुत लिमिटेड वहाँ पे काम हो रहा है। एक तो रोड हमने बनाए हैं, कुछ हमने टनल्स वगैरह करी है, कुछ हम रोड्स को इम्प्रूव कर रहे हैं।
लेकिन अगर आप चाइना के कंपैरिजन में देखें तो हमारा तो इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है वहां पर, मतलब बहुत कुछ अभी करने की जरूरत है। तो ओके। इसलिए चीन खास करना जो है इसमें कोई लॉजिक या कोई इसका बेसिस नहीं है। सुशांत सर, चाहे अरुणाचल का मसला रहा हो या फिर हाल में लद्दाख को लेकर चीन का रुख और उसके बयान रहे हों, ये जो बयान या प्रतिक्रिया है चीन की ओर से, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या कुछ एक्सपर्ट ये कहते हैं कि जिस तरीके से भारत ने सीमावर्ती इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड डेवलपमेंट या फिर टनल्स जिस तरीके से डेवलप की हैं, उसके चलते चीन को थोड़ी सी आपत्ति है और उसको लगता है कि जो उसका एक तरफा यहाँ पर एडवांटेज था वो कहीं अब बराबरी पर डाउन होने की तरफ हो सकता है, इसलिए इस तरह के तीखे तेवर दिख रहे हैं। देखिए, मेरे ख्याल बातें तो बहुत, अटकलें तो बहुत लगी हैं कि चीन की मंशा क्या है। कुछ लोग मानते हैं कि आर्टिकल 370 को जो हमने खत्म किया, उसके ये उसका रिएक्शन है चीन की तरफ से। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि चीन जो अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहा है दुनिया भर में, ये उसी का एक पार्ट है। कुछ मानते हैं कि उनकी आंतरिक जो प्रॉब्लम्स हैं उससे उभरने के लिए वो ये इस तरीके के विवादों में पड़ रहे हैं। अब उसकी एक्चुअल मंशा क्या है, ये तो मानना मुश्किल है, लेकिन मेरे ख्याल उससे हमारे को कोई सरोकार भी नहीं होना चाहिए। हमारा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि चीन अगर अपनी धौंस जमाता है हमारे ऊपर, तो फिर उसकी हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। अभी एम्बेसडर साहब ने जो बात की, कुछ हद तक तो मैं सहमत हूं, लेकिन उसमें मेरे ख्याल हमने एक स्ट्रैटेजिक मिस्टेक की है कई दशकों से। जब चीन अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा था, यहां पर उसके बारे में बात हो रही थी, एक तो हमारी एक बड़ी अजीब सी डिफेंस की नीति थी कि भाई अगर हमारे यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो चीन तो हमारे एरिया में घुस ही नहीं पाएगा। तो एक ये भी हमारी यहां पर एक फिलॉसफी होती थी। उसके बाद जब वो उन्होंने बनाना शुरू कर दिया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने तो कभी प्रोटेस्ट नहीं किया। अगर एक लिहाज से, और मैं एक मिनट के लिए एक डेविल्स एडवोकेट बन रहा हूं, हमने तो क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं किया, तो हमने तो एक लिहाज से मान लिया था कि जो चीन जिस हिस्से के ऊपर काबिज है, खास तौर पर अक्साई चेन और इस तरीके के एरियाज में, ठीक है, वो अब जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उसमें हम क्या उस पर आपत्ति करें। लेकिन जैसे ही हमने करना शुरू किया तो चीन ने आपत्ति जाहिर कर दी, क्योंकि उन्होंने अपना क्लेम तो नहीं छोड़ा था, हमने भी नहीं छोड़ा था, लेकिन फिर हमको आपत्ति करनी चाहिए थी। जैसे कि हमने जब यहां पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना और चीन ने वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू किया, तो 2013 और खास तौर पर 2014 से सरकार ने बड़ी तीव्र तरीके से उसका विरोध किया है, उस पर अपनी आपत्ति जताई है, अपनी पोजीशन को क्लियर किया है। ये हमने पहले नहीं किया। अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं और मेरा मानना यह है कि जो विदेश मंत्रालय ने अभी पोजीशन ली है कि हमें बना रहे हैं और चीन का कोई अधिकार नहीं है हमारे को ये नसीहत देने की, बिल्कुल सही कदम उठाया है। अभी हाल ही में जब हमारे जो अलाइड देश हैं या जिनके साथ हमारी अलायंस की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं या एक कोऑर्डिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, उन्होंने जब हांगकांग को लेकर के एक प्रस्ताव पारित करने की कोशिश की या वो लेकर के आए, तो हमने अपना किनारा काट लिया उससे। क्यों किया भाई हमने? चीन ने तो नहीं किया। जब कश्मीर का मामला आता है चीन तो नहीं करता, चीन तो ओपनली अब डिक्लेयर कर रहा है कि अभी तक तो वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर विवाद था जो वो अपना बॉर्डर मानते हैं, लेकिन अब तो वो पूरे लद्दाख के ऊपर अपना धौंस जमाने की कोशिश कर रहा है। अब ये किस खाते में आती है? तो हमारे को अब पोजीशंस अपनी चेंज करनी चाहिए और ताकि चीन को प्रॉपर संदेश जाए। मात्र ये बयान देने से क्या वो संदेश जाएगा? मुझे लगता नहीं है, जब तक हम कदम नहीं उठाएंगे। अस्थाना सर, जैसे कि सुशांत जी कह रहे हैं कि ज़्यादा एग्रेसिव होना चाहिए था पहले से और वोकल होना चाहिए था। हालांकि भारत की नीति जो मैं देखता हूं, जैसे सुशांत जी कह रहे थे, बिल्कुल सही है कि पहले हम ये कोशिश करते थे कि किसी भी विवाद को न बढ़ाया जाए और ऐसे मसलों से दूर रहा जाए जो कि विवाद को जन्म देते हैं। लेकिन चीन के साथ ये फार्मूला लगता है गलत रहा है और उसके नतीजे हमारे सामने हैं। देखिए, चीन का जहां तक इन विवादों का सवाल है और जो इनके वक्तव्य आते हैं, ये हर बार अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, जिसे बोलते हैं ना, गोल पोस्ट चेंज करते जाते हैं। आंतरिक मामलों में
हमें उनके दखल नहीं, हम अगर वो हमारे आंतरिक मामलों में दखल देंगे तो हम भी उनके आंतरिक मामलों में दखल देंगे, ऐसा हम पहले कह चुके हैं। उसके बाद वो हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके चले गए। इसलिए अभी थोड़ा सा और क्लियरली, चाहे इनके माध्यम से ना हो, चाहे विदेश मंत्रालय के माध्यम से ना हो, लेकिन एज थिंक टैंक मैं साफ बोलना चाहता हूं कि भाई अगर आप तिब्बत को, इसको, लद्दाख को और अरुणाचल को हमारा हिस्सा नहीं मानते तो हम तिब्बत को आपका हिस्सा नहीं मानते। तिब्बत इंडिपेंडेंट था। लद्दाख और तिब्बत के बीच में बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था 1864 में, तो वो तो अलग एंटाइटी है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। तिब्बत को जो है, हम, मेरे विचार से हमारे बाउंड्री तिब्बत के साथ लगती है और इसके ऊपर चीन अपनी पोजीशन कई बार बदली कर चुका है। अगर आप सही माने में माने, ब्रिटिश इंडिया के साथ में 1914 में सिमला एग्रीमेंट हुआ। सिमला एग्रीमेंट की जो बाउंड्री है उस बाउंड्री को हम मानते हैं। चीन बोलता है जी मैं उसको नहीं मानता, लेकिन जब उसको शूट करता है वही मैकमोहन लाइन को बोलता है जी म्यांमार के साथ में मैं उसको मान लेता हूं, वहां पे उसके साथ बॉर्डर रिजॉल्व कर देता है। जब उसको शूट नहीं करता है तो बोलता है नहीं जी मैं तो ब्रिटिश इंडिया वाली ट्रीटी मानूंगा नहीं। उसके बाद में दोबारा से मानना शुरू कर देता है। जब डोकलम की बात आती है बोलता है 1890 की ट्रीटी में चला जाता है वो, कि नहीं वो वैलिड है, जबकि वो कई बार सुपरसीड हो चुकी है। तो ये गेम वो खेल रहा है। अब इसके पीछे मैं आपको 3-4 शब्दों में बताना चाहूंगा कि इनकी मंशा क्या है। मंशा बड़ी सिंपल है। चीन चाहता है कि चाइना सेंट्रिक एशिया होना चाहिए। अगर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर इंडिया को दबा दिया जाए तो पूरा बाकी सबके सब अपने आप दब जाएंगे। दूसरी बात, जहां तक ईस्टर्न लद्दाख का सवाल है, उसका एम बड़ा क्लियर है कि नेशनल हाईवे 219 और कराकोरम पास को डेप्थ मिल जानी चाहिए। उसके आगे इतना इलाका आ जाना चाहिए कि उसको खतरा ना रहे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने से। वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पहले डेवलप कर चुका है, अब इलीगली कर चुका है और अब हमें नहीं करने देना चाहता। ये उसका एक और एम है। और जहां तक ऑपरेशनल एम का सवाल है, उसका एम ये है कि ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी थोड़ा सा ग्रैब कर ले और पीछे जाने की जरूरत ना पड़े। और टैक्टिकली वो ये चाह रहे हैं कि अभी जो ये इनकी मीटिंग होने वाली है, प्लेनरम सेशन होने वाला है, उससे पहले अगर 1-2 हाइट और मिल जाए और कुछ एडवांटेज मिल जाए तो ज्यादा ठीक रहे और किसी तरीके से जो जहां घुस गए हैं वो संभाल लें, क्योंकि सर्दी आने वाली है। ये इनके एम है। भारत की नीति क्या होनी चाहिए? बहुत सिंपल है। हमें इनको हर फोरम पर कॉल आउट करना चाहिए, क्योंकि अभी हमें और स्ट्रॉन्गर स्टैंड लेना पड़ेगा। कुछ मामलों में ये भी कहा जाता है कि एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी होती है कि थोड़ा आप हर चीज क्लियर कट मत बोलिए, लेकिन वो स्ट्रेटेजी काम करी हमारी या नहीं करी ये हमें सोचना पड़ेगा। अभी हालांकि विदेश मंत्री ये बोलते हैं कि नहीं ये अभी कॉन्फिडेंशियल है या स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी की लाइन पर वो चल रहे हैं, लेकिन उसको हमें सोचना पड़ेगा। दूसरी बात ये है, जो मैं आखिरी बात बताना चाहूंगा, कि जहां तक इस हमारे एम का सवाल है, एम हमारा होना चाहिए, स्ट्रेटेजिकली एम ये होना चाहिए कि इनको इतना स्ट्रेच कर दिया जाए, सर्दियों में इनको इतना खींच दिया जाए और अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के साथ मिलकर ये कार्रवाई की जाए, जो हम कर रहे हैं। अभी वाइस चीफ हमारे जा रहे हैं इंडो पैसिफिक कमांड में, ताकि इनको हर तरीके से ऐसे स्ट्रेच कर दिया जाए कि इनको तकलीफ हो, वहां पे बैठने में भी तकलीफ हो जाए, और उसके बाद में जो हमें करना है वो हम करेंगे अपने टाइम पर। योगेश सर, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ हम देखते हैं कि जब सामरिक तौर पर मसला जुड़ा हुआ हो और उसके अलावा जिस तरीके से कहूँ मैं डिप्लोमेटिक जो रूट्स होते हैं, दोनों पर फिलहाल जो संकेत हैं, जिस तरीके से नज़रिया रहा है और जो इस वक्त वे आउट का रास्ता दिख रहा है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, या फिर जैसे कि हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेशन की ज़रूरत है, ज़्यादा एग्रेसिव होने की ज़रूरत है, क्योंकि सॉफ्ट लाइन के साथ चाइना हमेशा गोल पोस्ट चेंज करता रहा है और वो अपने लिहाज से उन फैसलों को या उन तमाम समझौतों को देखता है जहां तक उसका फायदा लिमिटेड नजर आता है। देखिए, मुझे जो लग रहा है वो ये है कि सरकार जो है इसको प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे प्रेशर बढ़ा रही है। जैसे पहले जो है अपने कुछ इकोनॉमिक फील्ड में कदम लिए, उनकी कुछ एप्स वगैरह को बैन किया। जो कंपनियां हुई, जो टेलीफोन वाली कंपनी है, उसको कहा कि भाई ये जो है कॉन्ट्रैक्ट्स इनको नहीं मिलेंगे, और मतलब जो चीन के इकोनॉमिक इंटरेस्ट वगैरह है उनके ऊपर हमने थोड़ा एक्शन लिया। उसके अलावा फिर अभी जो है हमने, देखिए वो हमारी स्पेशल फोर्सेस थी जो जिसमें कि टिबेटन्स वगैरह है, उसको यूज किया।
और उसके जो एक ऑफिसर की जब डेथ हुई तो वो हमारे जो बीजेपी के एक नेता है, आरएसएस के नेता है, वो उनके उसमें फ्यूनरल में गए। और इसी तरह से जब त्योहार का जो है अभी जब वो क्या इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन वगैरह हुई थी, तो उसमें जो है कुछ हम लोगों की तरफ से मैसेजेस वगैरह गए, कुछ पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, तो धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। मैं सहमत हूँ कि शायद प्रेशर थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा हमें जो इंटरनेशनल सिचुएशन है उस पर भी नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका में जो है एक नया राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, जापान में एक नया प्राइम मिनिस्टर आया है, तो थोड़ा सा सारी सूरत हाल पर नजर रखनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, थोड़ा प्रेशर अब बढ़ा सकते हैं और मेरे ख्याल में थोड़ा बढ़ाया जा रहा है। और मेरे ख्याल में इस तरफ सरकार और सोच रही है और शायद थोड़े बहुत कदम इस बारे में और शायद लिए जाए। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि अच्छा संकेत, अच्छा सिग्नल जा रहा है। लेकिन जहां तक इस मसले का समाधान का वो है, तो इसमें तो भाई टाइम लगेगा, क्योंकि जो दोनों साइड की पोजीशंस है उसमें काफी फर्क है, पॉलिटिकली भी और बॉर्डर्स पे भी। दोनों साइड पे जो है वो काफी फर्क है हमारी और चीन की पोजीशन में, और इसमें कोई बहुत जल्दी इसको में रिकंसाइल होने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही है। तो इसलिए इसका समाधान कोई बहुत नियर फ्यूचर में तो नहीं संभव लग रहा है। तो अभी तो ये ऐसे ही चलेगा, हमें प्रयास जारी रखने चाहिए और जो हमारी डोमेस्टिक और बायलैटरल और इंटरनेशनल सूरत हाल है उस पर नजर रखनी चाहिए। अब एक ये बड़ा इम्पोर्टेंट मसला है कि देखने का कि जो नया अमेरिका का राष्ट्रपति आता है इलेक्शन के बाद में, उसका कैसा होगा, क्योंकि अब जो पिछले कुछ दिनों में सुनने में आ रहा है कि शायद जो उनके डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट है बाइडेन साहब, उनकी लीड थोड़ी बढ़ रही है, तो उनका रुख जो है कैसा होगा चीन की तरफ। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ज्यादा फर्क नहीं होगा उनके रुख में और प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के रुख में, लेकिन फिर भी जो है वो अभी नहीं कह सकते किसी सर्टेनिटी के साथ कि उनका रुख जो लेकिन है। योगेश सर, एक तरफ जब चीन के ऑफिशियल जो बयान आते हैं उसमें साफ कहा जाता है अरुणाचल का नाम लेकर, लद्दाख को लेकर, इसके अलावा मैं देख रहा था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको लेकर, ऐसे में क्या भारत को चाहिए कि ज़्यादा मुखर होकर, जैसे कि कहा पैनिस ने कि तिब्बत के मसले को हम वहाँ पर फोकस करें इंटरनेशनल फोरम पे, या फिर ताइवान को लेकर जो, और इसके अलावा चीन के अंदर जो संतुष्ट आवाज़ें हैं उनको हम ज़्यादा प्रमुखता से उनके पीछे खड़े हों? ये बेहतर रास्ता नहीं हो सकता या फिर इससे नुकसान है? देखिए, इसमें दो तीन बातें हैं कि एक तो खाली अगर इंडिया आज अपना स्टैंड के ऊपर बदलता है तो वो सिचुएशन एक थोड़ा मेरे हिसाब से कमजोर है। लेकिन अगर हमें लगता है कि कल को अमेरिका भी या और मुल्क भी जो है थोड़ा और टफ स्टैंड चीन की तरफ ले रहे हैं, और वो भी इस तरह में, जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी ट्रेडिशनली जो है वो टिबेटन्स के ज्यादा सिंपैथेटिक रही है। तो इलेक्शन के बाद अगर हमें लगता है कि भाई डेमोक्रेटिक पार्टी, उनका जो राष्ट्रपति है वो अगर टिबेटन्स की तरफ उनका रुख थोड़ा ज्यादा सपोर्टिव है, तो शायद हम भी उस बारे में और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, आप तिब्बत के बारे में जो है हिस्टोरिकली चीन और इंडिया के बीच में बड़ा जबरदस्त मतभेद रहा है। तो इस बारे में अगर हम बिल्कुल ही एक अबाउट टर्न करते हैं इस अपनी पॉलिसी के ऊपर जी, तो वो शायद थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, और उसका फिर जो है आई थिंक दैट माइट प्रोवोक चाइना इनटू टेकिंग सम मोर एक्शंस। ओके। चाइना जो है वो कहेगा कि आप हमारी जो यूनिटी है उसको वो चैलेंज कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में इसमें धीरे जाने की जरूरत है और थोड़ा सा इंटरनेशनल सिचुएशन को के ऊपर ध्यान रखते हुए जाने की। ओके, अस्थाना सर? मेरे हिसाब से जो ये बात तो सही है कि जब भी आप एस्केलेशन लेडर में, चाहे वो डिप्लोमेटिक लेडर हो या वो मिलिट्री लेडर हो, जब भी आप एस्केलेशन लेडर में पांव आगे बढ़ाते हैं तो उसके एस्केलेशन डायनेमिक्स के अपनी डायनेमिक्स बनती है और उसके मुताबिक उसी के अपने एक्शंस भी होंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अभी हमें कुछ चीजें जिस हिसाब से चल रही हैं,
अभी 27-28 अक्टूबर को प्लेनम सेशन होना है। शी जिनपिंग के लिए अभी की जो हालात हैं उसमें जैसे भारत ने डटकर मुकाबला किया और कुछ इंपॉर्टेंट हाइट्स गेन कर ली, और कुछ इंपॉर्टेंट हाइट्स गेन करने के बाद में अभी उनको थोड़ी सी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। उनके आदमी भी मर गए, वो डिक्लेयर भी नहीं कर पाए कितने आदमी मरे हैं। तो थोड़ा सा ये जो पीरियड है अगले 3-4 हफ्ते का, ये मैं थोड़ा सा सेंसिटिव मानता हूं, क्योंकि शायद ये कुछ प्रोबिंग एक्शन इस किस्म से करें कि एक आध और पहाड़ी लेने की कोशिश करें। इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ना हम कुछ कर पाएंगे, क्योंकि सर्दियों का मौसम है। इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी लड़ाई या बहुत लंबी चौड़ी गेम्स दोनों साइड नहीं कर सकती। ये तो प्रैक्टिकल हालत है। जहां तक ओवरऑल सिचुएशन का सवाल है, एम्बेसडर साहब सही बता रहे हैं कि मेन चीज तो साफ ही तभी पता चलेगी कि जब नई गवर्नमेंट उभर के सामने आएगी अमेरिका की, कि अब अगर हम आगे किस हालत से जा रहे हैं। क्योंकि क्वाड में भी आपने देखा होगा, पोम्पियो ने सबसे ज्यादा बात करी चीन के खिलाफ, बाकी सबने चीन का नाम ही नहीं लिया। लेकिन पोम्पियो रहेंगे कुर्सी पर या नहीं रहेंगे, इसमें भी अभी एक क्वेश्चन मार्क है। तो अब सवाल इस चीज का होता है कि अब हमें ये लेकिन उसमें एक चीज और भी मानी जा रही है कि हालांकि बात नहीं की गई, लेकिन उसके साथ स्पीड से बाकी के एक्शन और तेज हो रहे हैं। तो चीन ये भी देख रहा है, ग्लोबल टाइम्स ये भी हमेशा बता रहा है कि नहीं नहीं, ये तो बातचीत तो एक फसाड है, लेकिन मेरे विचार से ये लोग अभी लगे हुए हैं, ये फिर से हमारे लिए नाटो क्रिएट करने वाले हैं, इंडो पैसिफिक का नाटो क्रिएट करने वाले हैं। तो स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग जा रही है। अभी 2+2 डायलॉग हो रहा है। उसके बाद में जैसे मैंने बताया थोड़े और एंगेजमेंट भी हो रहे हैं। ताइवान एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि ताइवान जो है रेड लाइन है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, और उसकी साख के लिए भी एक रेड लाइन है। तो ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए पूरे मेरे विचार से समीकरण को एक साथ लेकर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, और हर एक एक्शन जो है वो ओवरऑल स्ट्रेटेजिक सिचुएशन के साथ आगे बढ़े, तभी मेरे विचार से ज्यादा तर्कसंगत होगा। क्योंकि भारत इन आइसोलेशन नहीं कर सकता। हमें समुद्री जो हम कितना ब्लॉकेट कर सकते हैं, कितना उनका ट्रैफिक रोक सकते हैं, वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें पूरी कैलकुलेशन एक साथ लगाई जाए, उससे मेरे विचार से ज्यादा बेटर रहेगा। सुशांत सर, 2-3 चीजें। एक तो ये कि जब 12 अक्टूबर को जो बातचीत हुई द्विपक्षीय सैन्य वार्ता भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख सीमा में गतिरोध को लेकर, उसके बाद जो एक बयान जारी उसमें कहा गया कि पॉजिटिव और रिजल्ट के करीब या फिर हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उसी दिन के 24 घंटे नहीं गुजरते और चीन की ओर से अरुणाचल को लेकर, लद्दाख को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर बयान आते हैं। तो सवाल ये है कि एक तरफ बातचीत सकारात्मक अगर दिशा में बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ इस तरीके से बयान को फिर कैसे देखा जाए, और इन दोनों सिनेरियो में फिर बेस्ट वे है क्या चीन के साथ डील करने का? देखिए, 3-4 चीजें हैं। एक तो मैं मानता हूं कि चीन हमारे साथ मतलब कि उस टाइप का गेम खेलता है कि हमारे को अनसेटल करके रखता है, कि एक तरफ एक टाइप का बयान, दूसरी तरफ दूसरी टाइप का, और हम लोग बीच में यही सोचते रहते हैं कि चीन की मंशा क्या है। और मैं नहीं मानता कि हमारे को ये जो एक विरोधाभास है उनके बयानों में, उसको कोई बहुत ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। मात्र इसलिए उसके 2 कारण है। एक कि जब तक जमीनी हकीकत नहीं बदलती, किसी भी बयान का कोई मतलब नहीं है मेरी नजर में। और दूसरी चीज ये है कि मैं नहीं मानता कि फौज के लेवल पर जो भी बातचीत हो रही है, वो जो यथास्थिति बॉर्डर पे बनी हुई है या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे बनी हुई है, उससे कोई फर्क पड़ेगा। अल्टीमेटली ये फर्क पड़ेगा कि जब ऊपर से उनके यहाँ पर डंडा आएगा, या भारत के टॉप मोस्ट लेवल पर और चीन के टॉप मोस्ट लेवल पर कोई बातचीत होगी, उससे ये बात आगे बढ़ेगी। उससे पहले ये नहीं होगा। 2-3 चीजें और मैं जल्दी बात करता हूं। एम्बेसडर साहब की बात बिल्कुल ठीक है। तिब्बत और ताइवान का अगर इशू आप अभी रेस करें, प्रोवोकेटिव होगा, लेकिन प्रोवोकेशन दोनों तरफ से होती है। क्या जब कश्मीर का मुद्दा चीन रेस करता है, हमारे लिए प्रोवोकेशन नहीं है? लेकिन चलिए, आप उस लेवल की प्रोवोकेशन नहीं करना चाहते, ह्यूमन राइट्स की बात अगर चीन कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं जिंगजियांग में या चीन के अंदर। दूसरी चीज ये कि ये जो हमने क्वाड अगर बन जाता है या एक नेटो ऑफ द ईस्ट बन जाता है, उसके क्या असरात होंगे या उसमें क्या क्या पेचीदगियां आएंगी, वो एक अलग बहस है। लेकिन हम
डिपेंड नहीं कर सकते उसके ऊपर। हमने अगर चीन से अब दो दो हाथ करने हैं तो हमने अपने बलबूते पे करने हैं। अगर क्वाड या इस टाइप की कोई चीज बन जाती है, वो हमारे लिए एक बोनस है, एक जिसे आप कहेंगे एक पावर मल्टीप्लायर है, एक फोर्स मल्टीप्लायर है। लेकिन अल्टीमेटली हमको चीन के सामने अपने बलबूते पे खड़ा होना पड़ेगा, जैसे हम आगे भी करते आए हैं। हमको किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, और अगर हम करेंगे तो फिर हमारे को इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम ये मानते हैं कि चीन के साथ अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमको उसको उसी एक कन्वेंशनल डोमेन में लड़ना पड़ेगा, जिसमें हमारे 50 टैंक उनके 50 टैंक को टेक ओवर करेंगे, या एक जिसे बोलते हैं सेट पीस बैटल के साथ हमने चीन को कन्फ्रंट करना है। तो मेरे ख्याल हम लोग इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम हरदम चीन से पीछे रहेंगे, क्योंकि हमारी वो उस लेवल के ना तो हमारे पास साजो सामान है, ना तैयारी है, और ना ही हमारे बैक एंड पर उस टाइप की कैपेसिटीज है कि हम अपने तई वो सब कुछ कर पाए। अगर हम वही सेट पीस बैटल में रहेंगे चीन के साथ, तो मेरे ख्याल हमारे लिए एक डिसएडवांटेज है उसमें। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और चीन की जो इस वक्त कूटनीति और रणनीति है और भारत की ओर से जो कड़ा संदेश दिया जा रहा है और भविष्य की रणनीति क्या हो सकती है, इस पर अपने विचार रखने के लिए। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।